हमारी जो नेशनल इनकम की सीरीज़ चल रही है, इसके यूनिट 2 को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके 3 पार्ट्स तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, 4th पार्ट मैं आज कर दूँगी और बाकी इसके जो 5th 6th 7th 8 पार्ट में उन्हें मैंने कुछ इस तरह से शेड्यूल किया है। पार्ट 5th में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, जो इसका सेकंड मेथड होगा। वैल्यू एडिड मेथड नेशनल इनकम का थर्ड मेथड होगा, फर्स्ट वाला मैं आज बताऊंगी। और 7th पार्ट में हम रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी मीनिंग समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा वो देखेंगे। और लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी हम मेथड्स अब याद करेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड मेथड, उन सब का इस्तेमाल करके जितने भी हमसे हो सकेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि तब तक हमें करने में अच्छे से आ जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और कैसे करना है, कौन से न्यूमेरिकल पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो आज हम अपनी 4th वीडियो शुरू करते हैं, 4th पार्ट इस सीरीज़ का। जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा इसके अंदर आता है सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा इनकम मेथड, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा इन्हें लाइन वाइज लिखा जाए, कोई भी पहले ऊपर आ सकता है, कोई बाद में, जैसे कि मैंने आज इनकम मेथड को ज़्यादा डिटेल में बताया है। और थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन तीनों मेथड का, इंट्रोडक्शन टाइप, कि क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, नाम रख लेते हैं इसका आमना। ये क्या करती है? अच्छा, एक इससे पहले एक असम्पशन और, हम ये मानकर चल रहे हैं एक छोटी सी कंट्री है, उस छोटी सी कंट्री के अंदर सिर्फ एक गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं छोटी सी कंट्री के अंदर सिर्फ एक गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो गुड्स क्या है? मिल्क। और इसको मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? दिस पर्सन, जिसे हम एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसका नाम क्या रखा है? हमने इसका आमना, इसका हमने नाम रखा है। तो ये क्या करती है? एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये अपनी कंट्री के अंदर 50 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन करती है। 50 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन करती है और इसको वो सेल आउट करती है मार्केट प्राइस पर 100 पर लीटर। अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, उसने ये जो प्रोडक्शन किया है 50 लीटर का, तो इसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी इस्तेमाल किया होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, 50 लीटर को प्रोड्यूस करने के लिए आमना ने कुछ पर्सन हायर किए होंगे, जैसे कि लेबर, लैंड ओनर से उन्होंने लैंड ली होगी प्रोडक्शन करने के लिए मिल्क का। इसी के साथ कैपिटल, पूंजी। और 4th वन एंटरप्रेन्योर में आ जाएगी आमना खुद, ये खुद ही प्रोडक्शन कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा 50 लीटर का लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसने मार्केट के अंदर इस मिल्क को 100 रुपये पर लीटर सेल आउट किया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, नेशनल इनकम हमारी कितनी बैठेगी? 50 लीटर मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये पर लीटर, कितना होगा? 50,000 की। यानी कि ये जो हमारी सेल हुई ना पूरी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये हमारी क्या हो जाएगी? एक तरह की नेशनल इनकम। इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की, पहले ही ये अजम्पशन मान ली है कि पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो कि है मिल्क। वैसे रियलिटी में काफ़ी सारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है और उसकी इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्शन किसका ले रहे हैं? सिर्फ एक गुड्स का, जो कि है मिल्क। तो टोटल हमारी नेशनल इनकम विद द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन या वैल्यू एडिड मेथड हमारी कितनी आई? 50,000। ओके, ये वाली बात तो समझ आएगी। थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन मिल गया है कि क्या होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, जहाँ पर हम प्रोडक्शन को किस कीमत पर बेचा जा रहा है उसकी टोटल अमाउंट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब ये जो आमना ने अर्निंग की है 50,000 की, अपने 50 लीटर्स मिल्क को सेल आउट करके, अपने डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क को सेल आउट करके उसने कितनी इनकम अर्न की है? 50,000। अब ये सारी के सारे जो 50 लीटर ने प्रोड्यूस डेयरी पे आपने प्रोड्यूस करवाया है, इन चारों को लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल करके, तो अब क्या होगा? इस 50,000 में से उसे अपनी कुछ इनकम भी उन्हें प्रोवाइड करानी होगी। बिल्कुल। चलो यहाँ पर हमारे इनकम मेथड के अंदर हम ये ले लेते हैं,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब मार्केट के अंदर हमने मिल्क सेल आउट कर दिया, उससे जो इनकम हुई है, अब जिस इनकम सॉरी ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, इनको भी तो इनकम पे करनी होगी। हमने क्या करती है, 50,000 में से 10,000 वो किसे दे देती है, लेबर को। उसके 10,000 खर्च हो जाते हैं लैंड में, लैंड के ओनर को चले जाते हैं ये। 10,000 वो देती है कैपिटल को। और एंटरप्रेन्योर उसके पास कितना बचता है, 20K। जो हमने के पास बचा है वो क्या है हमारा, 20,000 के जानते हैं हम 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर इनकम मेथड को मैं इंक्लूड करूँ, इन सब की इनकम मेथड अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इनको प्लस करना होगा। टोटल इनकम कितनी अर्न की गई है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। टोटल कितनी निकल जाएगी, 50,000। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है, जब हमने प्रोडक्शन मेथड अप्लाई किया था तो हमारी इनकम कितनी आई थी, नेशनल इनकम 50,000। जब यहाँ पर हमने इनकम मेथड अप्लाई किया है तब यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम कितनी आई है, 50,000। ओके, अब ये जो हमारी कंट्री के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं, ये क्या करेंगे, अपनी जितनी भी इनकी इनकम अर्न की गई है उसे मार्केट में ले जाकर या तो वे कंज्यूम करेंगे या वे क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसको इधर से कनेक्ट करते हैं। कोई भी कंज्यूमर हो या पर्सन हो, वो क्या करता है, अपनी इनकम को या तो वो कंज्यूम करता है या करता है वो सेव। जानते हैं हम। चलो इनका और एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे करते हैं ये। सपोज हम सबसे पहले लेते हैं लेबर को। लेबर की इनकम कितनी थी, 10,000। वो क्या करता है, उसमें से 5,000 को कंज्यूम कर लेता है और 5,000 को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। वहीं लैंड का ओनर वो क्या करता है, 6,000 को कंज्यूम कर लेता है और अपनी 4,000 को क्या कर लेता है, सेव। ऐसे ही कैपिटल, कैपिटल का ओनर क्या करता है, 7,000 को, वो ज़्यादा कंज्यूम करने की उसकी ज़्यादा हैबिट है, वो 7,000 को कंज्यूम करता है और 3,000 वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। एंटरप्रेन्योर वो भी मार्केट के अंदर आता है, उसे भी कुछ कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी अपनी ज़रूरतों के लिए। वो क्या करता है, उसमें से 8,000 कंज्यूम कर लेता है और बाकी बचे 12,000 वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। और ये जो यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, ये किस गुड्स का कर रहे हैं, हमने पहले ही माना था कंट्री के अंदर एक गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है तो कंज्यूम भी ये उसी का करेंगे, यानी कि कंजम्पशन भी कर रहे हैं ये मिल्क का। खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ये खर्चा यहीं पर ही कर रहे हैं जो उन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया था। ओके, अब इसको प्लस कर लेते हैं। टोटल कंजम्पशन पे कितना खर्चा हुआ, अगर हम इसे प्लस करें 26,000 और इसका प्लस करते हैं, यह आएगा हमारा 24,000। तो टोटल मिलाकर कंजम्पशन पे कितना खर्चा किया गया, 26, और सेविंग्स पर 24,000। अगर मैं इसे टोटल को प्लस कर लूँ तो ये आएगा अगेन 50K, जिसका सीधा सा मतलब क्या है, 50,000। यहाँ देखो एक लास्ट समरी क्या निकल के आती है। तीनों ही मेथड जब मैंने अप्लाई किए तो इनसे आने वाला रिज़ल्ट, इनसे आने वाली नेशनल इनकम क्या है, सेम है। इसके अंदर भी क्या थी, 50,000। इसके अंदर क्या निकल गया है, हमारी 50,000। और इसके अंदर कितनी निकल गया है, 50,000। एट द अल्टीमेट हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, जो नेशनल इनकम के हम तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, तीनों के ही रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। अब किस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे जब एक एक मेथड को हम ज़्यादा डीपली पढ़ते जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं इनकम मेथड को, इसे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। आई होप कि ये छोटी सी समरी समझ आ गई होगी, जिसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्या होता है वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक आइडिया है, जस्ट आइडिया। ओके, अब शुरू करते हैं इनकम मेथड को। इनकम मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या करता है, मेज़र करता है कंट्री की इनकम को, इनकम ऑफ द कंट्री
एज सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का काम किसके द्वारा किया जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके द्वारा प्रोडक्शन सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाने वाली इनकम, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाने वाली इनकम को जब हम टोटल सम अप कर देते हैं, वो हमारा इनकम मेथड के अंदर आएगा। यहाँ पर हम किसको सम अप कर रहे हैं, किसको टोटल जोड़ रहे हैं? इनकम का। जैसे कि हम जानते हैं रेंट हमें किसके मिलता है? लैंड पे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? कैपिटल पे। प्रॉफिट किसे मिलता है? एंटरप्रेन्योर को। और कंपनसेशन एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है? सीधा सा वेजेस या सैलरीज। ये सब के द्वारा जो अर्न की जाती है इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री में, वो सबको हम इंक्लूड करके चलते हैं, वो हमारा आ जाता है इनकम मेथड के अंदर। अब जब हमें समझ आ चुका है कि क्या होता है इनकम मेथड नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए, अब जानना ये ज़रूरी है कि किस तरह के कंपोनेंट्स आएंगे नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं इसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज़। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं, जो भी हम गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हम गुड्स प्रोवाइड कराते हैं उसके बदले में हमें मिलती है वेजेस। जब हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो हमें मिलती है सैलरीज। इट इंक्लूड ऑल मॉनेटरी बेनिफिट एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? नेशनल इनकम के अंदर जो वेजेस एंड सैलरीज मनी की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराई जाए, मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पर मनी की फॉर्म में हमें सैलरी या वेजेस प्रोवाइड कराया जाए, वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जैसे कि सैलरी के अलावा भी अनदर अलाउंसेस दिए जाते हैं लेबर को, जस्ट लाइक हाउस दे देना रहने के लिए, कार प्रोवाइड करा देना, उन्हें कुछ अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देना, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर आएंगे। उन्हें फूड प्रोवाइड कराना काम के टाइम पर, इस तरह के जो इंसेंटिव्स या अलाउंसेस दिए जाते हैं वेजेस सैलरी से हटके, मनी की फॉर्म जो उन्हें सैलरी दी जाती है मंथली, उससे अलग जो उन्हें अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो नॉन मॉनेटरी के बेनिफिट्स आते हैं, वो भी हमारी क्या होगा? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज रेंट। रेंट क्या है? दिस इनकम अराइजेज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जो भी हमारे पास लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, उसे हम किसी को किराए पर दे देते हैं, उससे मिलने वाला जो हमें इनकम मिलती है रेंट कहलाती है, जिसे हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल इनकम के अंदर। अब यहाँ पर देखो, इट इंक्लूड एक्चुअल रेंट एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट। अब ये क्या होता है? एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जो अगेन मनी की फॉर्म में हमें रेंट मिलता है। जैसा हमने कोई अपनी ज़मीन किसी को कुछ महीने के लिए किराए पर दिया है, उसके बदले में जो हमें इनकम जनरेट होगी वो हमारी एक्चुअल रेंट हो जाएगी। अब इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? अब अगर उससे ज़मीन का इस्तेमाल मैं प्रोडक्शन काम के लिए करने लगूँ, वो ज़मीन तो मेरी है, मुझे तो रेंट नहीं देना अपने आप को, पर उस पर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो जब मैं प्रोडक्शन की कॉस्ट मेज़र करूँगी तो उसमें उस लैंड का मैं रेंट भी इंक्लूड करके चलूँगी, वो हमारी इम्प्यूटेड रेंट के अंदर आएगा। जब हम अपनी खुद की लैंड का खुद यूज़ कर रहे हैं, जब हम अपनी ज़मीन का खुद ही यूज़ करते हैं, वो हमारी इम्प्यूटेड रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो रेंट हमें किसी को पे नहीं करना होता। ओके, तो इस रेंट को भी लेकिन हम मान के तो चलते हैं कि इस पर जो भी मैंने प्रोडक्शन किया है इसके अंदर मेरी ज़मीन का अगर मैं इसे यूज़ ना करती, किसी ना किसी को तो मुझे रेंट देना ही पड़ता, तो मैंने ही इसका इस्तेमाल किया, तो यानी इसका मतलब कुछ रेंट तो था जो मैं अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके चलूँगी, तो वो हमारी इम्प्यूटेड रेंट हो जाती है। एक्चुअल रेंट भी समझ आ गया, इम्प्यूटेड रेंट भी समझ आ गया, जिसे दोनों को ही हम क्या करेंगे? अपनी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। ओके, थर्ड वन इज़ रॉयल्टी। Royalty refers to income received for granting and लीजिंग राइट टू यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी कुछ इसी तरह ही, जैसे किसी को रेंट अपनी ज़मीन दे देना, उसके बदले में रेंट लेना। यहाँ पर ज़मीन ना देकर क्या करते हैं, कुछ कंपनियाँ कुछ ज़्यादा फेमस होती हैं, जैसे कि एप्पल कंपनियाँ हो गया, हमारा अमूल इंडिया की देखें, अमूल की कंपनी हो गया, इनके कुछ नाम हैं। अगर ये अपने ब्रांड को बेचें कुछ किसी पर्सन को, तो वो हमारी रॉयल्टी के अंदर आता है। जैसे कि अगर अमूल की कंपनी क्या करे, किसी ऐसे पर्सन को दे दे जिसने अभी नई नई
डेयरी ओपन की है, आमना का फिर एग्जांपल ले लेते हैं। आमना ने जो प्रोडक्शन किया था मिल्क का, अगर वो नाम ले ले अमूल का, क्योंकि अमूल का इतना ज़्यादा नाम है हमारी कंट्री के अंदर, वो उनका नाम यूज़ करके अपने मिल्क की सेल करने लगे, सेल को बढ़ाने लगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अमूल कंपनी ने जो अपना नाम दिया है वो उसके बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करेगा आमना से, तो वो हमारी रॉयल्टी कहलाती है। जब हम किसी ऑनर अपनी प्रॉपर्टी के बदले में, वो ज़मीन के फॉर्म में तो होती नहीं है, ऑन द पेपर ये सब काम चलते हैं, वो अपने नाम के बदले में जो अमाउंट रिसीव कर रही है अमूल की कंपनी आमना से, वो हमारी क्या होगी, रॉयल्टी के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम जानते हैं जो हमारे कैपिटल के ऊपर मिलता है, या हम किसी को लोन के रूप में फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं, उससे मिलने वाला हमें जो इनकम होती है वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन इंटरेस्ट जो है, हम नेशनल इनकम के अंदर वही इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे जिस की वजह से क्या हुआ, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई है हमारी नेशनल के अंदर। जब हमारे कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर, हमारे देश के अंदर उस अमाउंट की वजह से कोई प्रोडक्टिविटी हुई है, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर, रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। तो उससे प्रोडक्टिव सर्विस जो दी जाती हैं सिर्फ वही, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेट इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट, रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। अब जो एंटरप्रेन्योर ने कंट्रीब्यूशन किया है प्रोडक्शन में, अपनी कुछ सर्विसेज देने में, तो उसने जो रिवॉर्ड अर्न किया है उसे हम एज अ प्रॉफिट शो करते हैं। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनी की इनकम पर लगने वाला टैक्स, कंपनी ने जो भी इनकम अर्न की है उस पर लगने वाला टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है। डिविडेंड होता है शेयर पर मिलने वाला लाभ। जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी इनकम अर्न करता है एज अ प्रॉफिट, वो क्या करता है, उस प्रॉफिट में से पहले तो वो कॉर्पोरेट टैक्स देता है, उसी के साथ वो देता है डिविडेंड। जो भी उसकी कंपनी के किसी अनदर पर्सन ने शेयर्स परचेस कर रखे होंगे, तो उन पर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके शेयर होल्डर्स को भी। दोबारा से, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर ने अर्न किया है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन लोगों को भी जाता है जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। वो उस जो शेयर हमें जाता है ना शेयर होल्डर्स के पास, जो शेयर जाता है शेयर होल्डर्स के पास, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। प्लस रिटेन अर्निंग, जो कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से बच जाती है वो रिटेन अर्निंग, मतलब वो अमाउंट को इसलिए रख लेता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ने लगी अपनी कंपनी के अंदर कुछ नई एक्टिविटी कराने के लिए, तो मुझे क्या करना है, अपने पास थोड़ी सी इनकम को रखना होगा, तो वो रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाता है। एक कल नाम बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। ओके, प्रॉफिट यहाँ समझ आ गया। अब यह है लास्ट कॉम्पोनेंट, मिक्स्ड इनकम। इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय ऑन अकाउंट वर्कर्स, मतलब ये ऐसी इनकम है जो ऑनर खुद अर्न करता है। इसके एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फार्मर। फार्मर क्या करता है, अपनी ही ज़मीन पर काम करता है, तो उसे अपनी ही ज़मीन पर रेंट देना होता है या मिलता है, उसी के साथ वो अपनी ही ज़मीन पर खुद काम कर रहा होता है, इसलिए प्रॉफिट भी उसी का ही, और वेजेस भी उसी की, और इंटरेस्ट भी उसी का, क्योंकि वो अपने पैसे लगाकर काम कर रहा होता है। तो वो जो इतनी सारी इनकम अकेले फार्मर ने अर्न की है वो हमारी मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाता है, क्योंकि फार्मर ने ही प्रॉफिट खुद अर्न किया है, अपनी ही ज़मीन पर अर्न किया है, खुद ने काम करके अपनी वेजेस भी अर्न कर ली, और इस पर जो उसने पैसे लगाए थे उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी फार्मर के पास ही पहुंचा। तो ये सारी की सारी इनकम जो फार्मर के पास, अकेले के पास चलेगी, वही हमारी मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। ओके, जब उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने, तो अब ये भी देख लो इनकम मेथड कैसे अप्लाई होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो इसे अच्छे से समझना। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि बताया था मैंने, वेजेस या सैलरीज़, ये दिया हुआ होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके सामने। इसके अंदर हमें इंक्लूड करना होगा रेंट एंड रॉयल्टीज़, अभी बताया था क्या होता है रेंट, क्या होता है रॉयल्टीज़, प्लस इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे हम इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब इन चारों चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे।
जिससे हमारा क्या बनेगा, इनकम मेथड का जितनी भी इनकम अर्न की गई है फैक्टर प्रोडक्शन के द्वारा, इन सबको क्या कर देंगे, हम इंक्लूड कर देंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम जो लास्ट में पढ़ा था हमें। जब हम इन सबको इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NDPFC। अब NDPFC क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब हम इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं, उन सबको प्लस करने के बाद जो हमें नेशनल इनकम मिलती है वो हमेशा मिलती है NDPFC, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ओके, और हमें फाइनल कहाँ जाना होता है, जब भी कभी भी हमें नेशनल इनकम निकालनी हो, मैं जितने मेथड्स बताऊंगी उसमें मैं फाइनल कहाँ ले जाना चाहूँगी आपको, NNPFC पर। हमें फाइनल एंड में क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कोस्ट। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट भी है, और क्यों है ये भी मैं बाद में बताऊंगी जब हम तीनों मेथड्स पढ़ लेंगे। तो अब ये बताएं, NDPFC से NNPFC पे जाने के लिए मुझे इसमें क्या इंक्लूड करना होगा और क्या माइनस करना होगा। यहाँ पर देखो, फैक्टर कोस्ट सेम है, तो यहाँ पर NIT तो हमें माइनस नहीं करना ना प्लस करना। यहाँ पर नेशनल नेट भी सेम है दिस वन, तो यहाँ पर हम ग्रोस और नेट वाला डिफरेंस भी नहीं आया कि हम डेप्रिसिएशन को इसमें इंक्लूड करें या माइनस करें। डिफरेंस यहाँ पर किस चीज़ का आ रहा है, डोमेस्टिक का और नेशन का। और हमने पढ़ा था कि ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करना होता है, या डोमेस्टिक से नेशन की तरफ जाने के लिए क्या करना होता है, फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या करना होता है, और इसका उल्टा भी किया था, है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेशन की तरफ जाना है, डोमेस्टिक से नेशन की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और हम अच्छे से जानते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें इनकम मेथड का कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझ आ गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं क्या क्या है जल्दी से। ये इंक्लूड करता है ओनली नेट इनकम, इंक्लूड करेगा ओनली नेट इनकम, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में हैपन व्हेन द ग्रॉस इनकम आर टेकन। ग्रॉस इनकम मतलब मैं सारी की सारी अगर इनकम ले लूँ और उसको जोड़ूँ आपस में, तो ये क्या प्रॉब्लम अराइज करा देगा, ये प्रॉब्लम अराइज करा देगा डबल काउंटिंग की। जब भी नेशनल इनकम को काउंट करो उसके अंदर डबल अकाउंटिंग यानी कि दो बार इनकम नहीं जोड़नी है। ऐसा तो नहीं तो हमारी GDP बहुत ज़्यादा आ जाएगी अगर हम डबल इनकम को जोड़ने लगे। तो इसलिए इस बात की सावधानी रखनी चाहिए, हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम क्या करें, नेट इनकम को इसके अंदर इंक्लूड करें डबल, किस चीज़ से बचने के लिए, डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम की जो हम इनकम इंक्लूड कर रहे हैं उस इनकम की डबल काउंटिंग से बचा जा सके। ओके, सेकंड देखो, द ट्रांसफ़र पेमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, मैंने बताया था क्या होती है, याद करो। ट्रांसफ़र पेमेंट का यहाँ पर मतलब है ऐसी पेमेंट जिसके बदले में ना तो कोई गुड हम किसी को दे रहे हैं, ना उसके बदले में किसी तरह की सर्विस हम दे रहे हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट अगर हम किसी को कर रहे हैं उसके बदले में ना तो हमें गुड मिल रहा है ना हम सर्विस, तो ये एक ऐसी तरह की पेमेंट है जिसके बदले में किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा इकोनॉमी के अंदर, ना किसी तरह की सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ना किसी तरह की गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरह की जो पेमेंट है वो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर आएगी। और इस तरह की पेमेंट से मिलने वाली इनकम, होने वाली इनकम को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूड का मतलब है उसका इंक्लूड ना करना, बाहर कर देना। ओके, इसको अगर ट्रांसफ़र पेमेंट आए तो माइनस कर देंगे। थर्ड वन, नेशनल इनकम एक्सक्लूसिवली कंसिस्टिंग दोज इनकम विच इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि भी पढ़ा था, बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो भी हम इस इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, लैंड लेबर कैपिटल ने जो अर्न की है। क्यों ऐसा, क्यों उन्हीं की इनकम को क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं की वजह से ही इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया था, जिस वजह से हम उनके द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। Come to the fourth point, the payment made to factor of production must be specified based on market prices। अब हम जो फैक्टर प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस कैसा है, लेबर जो मैंने ली है उस जिसमें मैं काम करा रही हूँ उसका मार्केट में प्राइस कैसा है, उसके बिहाफ पर मैं उसे इनकम दूंगी। या यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी,
वो इसके अंदर हम इंक्लूड करें। जो जिस मकसद से मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से काम करवाया था, क्या उन्होंने उसको फुलफ़िल भी किया है या नहीं, उन्होंने मुझे अच्छे से अर्न करके कमा कर दिया है या नहीं, तब मैं उनकी इनकम डिसाइड करूँगी उन्हें इनकम कितनी दी जानी चाहिए। जो मैं उन्हें पेमेंट करूँगी, द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस बेसिस पे स्पेसिफाइड होगी, मार्केट प्राइस पर और उसके यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपरली, उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ करना कि मुझे जो लेबर मिली है उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर काम करवाना, उसे प्रोडक्शन करवाना, ऐसे नहीं कि बेवजह ही उन्हें इनकम दी जा रही है, तो वो इसके अंदर आएगा। फिफ्थ वाला पॉइंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक सर्विस ऑफ हाउस वाइफ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में कोई पेमेंट या इनकम नहीं दी जाती, लाइक सर्विस हाउस वाइफ, जैसे घर पर मम्मी का काम करना। प्रोड्यूस फ्रॉम द पर्सनल गार्डन एज इट इज़ नॉट फॉर सेल, मतलब गार्डन में वेजिटेबल्स या सब्जियां फल उगा लेना और उन्हें सेल भी नहीं करना मार्केट के अंदर, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेना। ये जो इस तरह के आइटम्स हैं, इन नीड टू बी कैलकुलेटेड बट, लेकिन देयर इज़ नो स्पेसिफिक मैथड टू मेज़र इट। तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, गार्डन की फल या सब्ज़ी को खुद कंज्यूम कर लेना या सर्विस दी जाती है हाउसवाइफ के द्वारा, तो उस चीज़ को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। चलो अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम इन मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। किस किस तरह की प्रॉब्लम अराइज होंगी जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करने चलेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो रिलेटेड होंगी सिर्फ इनकम मेथड के से रिलेटेड, मतलब जैसे जैसे मेथड मैं पढ़ाती जाऊँगी उसी से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स बताऊँगी कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने चलते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इनकम मेथड के अंदर सबसे पहली है ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। मतलब हाँ, हमने एक रेंट पढ़ा था अभी कि जब हम अपना हाउस किसी अनदर पर्सन को दे देते हैं रेंट पर, तो उससे जनरेट होने वाली इनकम को तो हम इंक्लूड कर देते हैं अपनी नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन जब उस घर को हम खुद ही यूज़ कर रहे हों और किसी तरह कोई रेंट पेमेंट नहीं कर रहे हों, पर एक्चुअली अगर हम ये रेंट अपने हाउस में ना देकर कहीं और रह रहे होते, वहाँ तो देना होता, तो इस बिहाफ पर हम एक अंदाज़ा लगा लेते कि हम इस घर के अंदर रह रहे हैं तो हमें कुछ रेंट तो देना पड़ता है, इतना तो रेंट होगा। तो इस तरह का जो रेंट होता है, जैसे हम अपने घर में ही रह रहे हैं और हम अपना रेंट नहीं पे कर रहे हैं, वो हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ओके, ये जब हम थोड़ा सा पीछे अभी पढ़ के आए हैं इसी चीज़ को। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे कि फार्मर का एग्जांपल लिया था, जब फार्मर खुद ही अपने खेत के अंदर काम कर रहा होता है, मतलब उसने एम्प्लॉयमेंट अपने आप को ही दिया हुआ होता है और वो इस तरह की वेजेस को किसी को नहीं दे रहा होता, तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि किसने कितनी इनकम अर्न की है, ये पता लगा पाना नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड वन इज़ गुड्स मीन्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। वही, जब हम अपनी गुड्स को खुद कंज्यूम कर लें, फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी वे अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसका कुछ पोर्शन वे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, वो कंजम्पशन जो मार्केट के अंदर आया ही नहीं होता, तो वहाँ पर नेशनल इनकम को मेज़र करने में प्रॉब्लम आती है। फोर्थ वन इज़ वेजेस एंड सैलरीज पेड इन फैसिलिटीज़। वो वेजेस एंड सैलरीज जिसे हम मनी के फॉर्म में ना देकर फैसिलिटी के फॉर्म में देते हैं, तो मेज़र कर पाना वहाँ मुश्किल हो जाता है कि भाई ये फैसिलिटीज़ कितने अमाउंट की होंगी, और नेशनल लेवल पर अगर ये काम करने लगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेज़र करना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम जब हम इनकम मेथड अप्लाई करेंगे। अब जल्दी से इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नाउ फाइंड द NNPFC विद द यूज़ ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। हमें इनकम जो मेज़र करनी है NNPFC पर निकालनी है। अब आप जानते हो वैल्यू एडेड मेथड का जब हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, NDPFC डोमेस्टिक में मिलती है नेशनल इनकम NDPFC, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी NNP फैक्टर को। चलो देखते हैं हमें डाटा क्या क्या गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000, क्या था ये, वेजेस, ये सैलरीज, ठीक है। रेंट एंड इंटरेस्ट वो हमारा कितना है 800, इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, कॉरपोरेशन टैक्स 460, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100। कभी भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा है ना, फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ओके, सब्सिडीज 20,
डिविडेंड कितना है 940, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 300, नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे कितनी दी है 150 और मिक्स्ड इनकम दी है 200। अब जब हमें वैल्यू एडिड मेथड पता है कि कैसे निकालना है, उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर वेजेस, जो कितनी है 2000, और क्या लेना होगा रेंट एंड इंटरेस्ट अगेन, और क्या लेना होगा इसके लिए, प्रॉफिट के अंदर क्या मैंने एक प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर लिखा था कॉर्पोरेट टैक्स प्लस उसके अंदर इंक्लूड होता है डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि ये हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि इन्हें भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। और क्या लेना है इसके लिए मिक्स्ड इनकम, इन सबको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। NDPFC इक्वल टू 2000 जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस करेंगे हम रेंट एंड इंटरेस्ट जो कि कितना दिया हुआ है 800, प्लस इसमें हम इंक्लूड करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं था, कॉर्पोरेट टैक्स था, कॉर्पोरेशन टैक्स, गलती से उस पर शतकल बन गया। हम लेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स जो कितना है 460 प्लस, और हमने क्या लिया था डिविडेंड जो है हमारा 940 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना गिवन है 300 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है हमें 200। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, टोटल कितना आता है एक बार खुद करके देखो इसका क्या आंसर आ रहा है। इसमें का आंसर आ रहा होगा 4700, क्या है ये 4700 NDPFC। पर हमें निकालने के लिए क्या दिया था, निकालने के लिए क्या बोला गया था, निकालने के लिए बोला गया था NNP@FC निकालना है, पर जबकि हमें आंसर किस में निकला है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। चलो निकालते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, NDPFC जो कि हमने निकाल लिया है, इसके अंदर प्लस करना होगा क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि हमें गिवन है। सो NNPFC इक्वल टू, इसी जगह हम क्या लिखेंगे 4700, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है 150, इसे हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर, प्लस 150, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 5 8 and 4। So this is the answer, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो हमने निकाला है किसके थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू। अब एक न्यूमेरिकल आपको करना है होमवर्क के लिए, ओके।